अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लास 9 की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, कंप्लीट न्यूमेरिकल से ये मुराद है कि जितने भी न्यूमेरिकल आपको बुक में दिए हुए हैं ना इस चैप्टर के, वो तमाम करेंगे, जो कि आपको सेल्फ असेसमेंट में दिए हुए हैं, वर्क एग्जाम्पल में दिए हुए हैं और चैप्टर के आखिर में दिए हुए हैं। एक वीडियो देख लो, आपको तमाम न्यूमेरिकल का सलूशन मिलेगा और उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि ये न्यूमेरिकल आखिर हो कैसे रहा है, और आपको तमाम डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊंगा कि अगर आप अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ, ठीक है। वहाँ पर गैस पेपर आना शुरू हो गए हैं 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सारे एक साथ नहीं आएंगे, एक एक कर आएंगे, एक एक सब्जेक्ट कर आएंगे। अभी केमिस्ट्री के आए हैं तो ग्रुप की फ़ीस पूरे साल के लिए है 3000 रुपये, ठीक है, पूरे साल के लिए, जिसमें आपको तब गैस पेपर और गैस पेपर का सॉल्व, नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड, लाइव तमाम मटेरियल मिल जाएगा। पूरे साल के लिए ये फीस है, मैं फिर बता रहा हूँ, एक महीने की नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि आसान तरीन न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें ना बात को समझना, रटने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि रट नहीं पाओगे इतनी आसानी से। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है, सही है। अब देखो कंडीशन, देखो क्या किया हुआ है, कह रहे हैं फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस। देखो आपने क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं गिवन डेटा, मैं ऊपर डायग्राम बनाऊंगा, और टू फाइंड, सही है। आपने रिजल्टेंट पता करना है, यानी आपके पास देखो ये आर का मतलब है रिजल्टेंट, यानी आपके पास 3 फोर्सेस हैं। एक फोर्स है एफ, एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2 और इसी तरह से एक फोर्स है F3। आपने ये तीनों फोर्सेस को एक जगह कर कर रिजल्टेंट पता करना है। ज़रा बात समझो, एक इंसान मेरे ऊपर यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एक इंसान मेरे ऊपर यहाँ से लगा रहा है और एक इंसान मेरे ऊपर यहाँ से लगा रहा है। तीनों फोर्सेस मिलकर एक इफेक्ट क्रिएट करेंगी ना मेरी बॉडी पे। ऐसा तो नहीं है ना कि एक फोर्स मेरी बॉडी को यहाँ से ले जाएगी, दूसरी फोर्स मेरी बॉडी को वहाँ ले जाएगी, तीसरी फोर्स मेरी बॉडी को यहाँ, नहीं, तीनों फोर्स आपस में ऐड होंगी और एक फोर्स आपकी बनेगी। फॉर एग्जांपल ज़रा बात समझो, आपकी गाड़ी है, ठीक है, इसको समझ लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपकी गाड़ी है, आप हो स्टूडेंट हो, आपकी उम्र कम है, आपने इस गाड़ी को धक्का मारा, क्या ये गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी फोर्स इतनी नहीं है, आप इतनी फोर्स गाड़ी पे नहीं लगा रहे हो कि गाड़ी आगे बढ़ पाए। तो इसी तरह से फिर आपका कोई बड़ा भाई आएगा गाड़ी से उतर के, वो भी फोर्स लगाएगा, आपके चाचू या मामू हैं गाड़ी में, वो भी फोर्स लगाएंगे, आप सब मिल के फोर्स लगाओगे तो एक फोर्स बनेगी। आपने फोर्स लगाई F1, आपके मामू चाचू ने फोर्स लगाई F2 और आपके भाई ने F3, तो तीनों फोर्स मिलकर रिजल्टेंट फोर्स बनेगी। समझ गए कॉन्सेप्ट? यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आपके पास F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, ये तीनों फोर्सेस मिलकर एक रिजल्टेंट फोर्स बनाएगी, उसी को हमको बोलेंगे Fr। बात समझ आ रही है? बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, अगर इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लिया बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये देखते हैं, 3 फोर्सेस हैं, कितने की हैं? एक फोर्स है आपके पास 15 न्यूटन की अलोंग एक्स एक्सिस। अब ज़रा यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या चक्कर है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है, ये आपने पढ़ रखा होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, तो यानी ये एक्स एक्सिस की तरफ आ गई, सही है। इसे हमने कह दिया F1 कह दिया, सही है। ये कितनी है F1 फोर्स, कितनी है आपके पास? 15 न्यूटन की। बात क्लियर हो गई। दूसरी फोर्स लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस, मगर एंगल बना रही है। देखो दूसरी फोर्स ऐसे लग रही है, एंगल बन रहा है, और वो 30 का एंगल बन रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है अलोंग एक्स एक्सिस 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 न्यूटन विथ एक्स एक्सिस। देखो एक और फोर्स आपके पास है जो कि 30 का एंगल बना रही है, वो कौन सी है? F2। समझ गए ना? तो यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, तो F2 है, जो कि कितने का एंगल बना रही है? 30 का एंगल बना रही है, लेकिन 10 न्यूटन की फोर्स है। अच्छा, एंड एक और फोर्स है 10 न्यूटन की, क्योंकि 3 फोर्सेस की बात करी थी ना,
वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के, यानी वाई एक्सिस के अलोंग है, ऐसे है वाई एक्सिस के अलोंग है, इस तरफ है, तो वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे आ गई, सही है। ये भी 10 न्यूटन की है। तीनों फोर्सेस को मिलाओगे, अच्छा मिलाने का तरीका समझ लो कि पहली फोर्स के टेल से टेल मिलेगी और आखिरी फोर्स के हेड से हेड मिलेगी, तो ये वाली फोर्स कौन सी होगी, एफ आर। रिजल्टेंट फोर्स कैसे पता चलेगी, देखो जब रिजल्टेंट फोर्स के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे होगे तो कैसे पता चलेगी कि एफ से एफ में, यानी F1 के हेड से हेड मिलेगा और आखिरी फोर्स के यानी F3 की फोर्स के टेल से, सॉरी F1 की फोर्स के टेल से टेल मिलेगी FR की, और F3 के हेड से हेड मिलेगा। अच्छा अब ये तो मैंने बनाई है रफ डायग्राम, ये ऐसे नहीं पता लग सकेगी आपको, ठीक है, ये मैंने रफ डायग्राम बनाई है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। रफ डायग्राम भी ठीक है बात समझ में आने के लिए, क्योंकि रफ डायग्राम की मदद से ही हम स्केल यूज करेंगे। उन्होंने एक वर्ड कहा है, उन्होंने ये कहा है कि 2 न्यूटन जो है ना वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के। इसका मतलब क्या है कि इस 1 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 1 मिनट 1 सेंटीमीटर है तो हाँ 1 सेंटीमीटर, 2 न्यूटन की फोर्स बराबर है 1 सेंटीमीटर के, यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना तो आपके पास 2 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी। बात समझ आ रही है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा यानी 2 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी। अब जरा यहां आके समझो, 15 आपके पास न्यूटन है तो सेंटीमीटर में कितना बना, याद रखना 2 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो क्या करो आपके पास 15 न्यूटन होना चाहिए, तो यहां क्या करो 15 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर है ये चेक करते हैं। देखो अगर मैं कहूं 14 न्यूटन तो कितने सेंटीमीटर के बराबर हो गया, हमारे पास 7 सेंटीमीटर के, है ना। देखो 2 न्यूटन कितने के बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो 14 न्यूटन कितने के बराबर हुआ, देखो ना 7 को 14 से डिवाइड करा दो, 14 को 7 से डिवाइड करा दो, सिंपल कैलकुलेटर लो, 14 डिवाइडेड बाय 7, देखो 2 आ रहा है ना, अगेन वही चीज़ आ गई। तो इसका मतलब क्या है, तो 15 न्यूटन कितने के बराबर होगी, 15 न्यूटन बराबर होगी आपके पास 7.5 सेंटीमीटर के। दोनों को आपस में डिवाइड कराओगे फिर वही चीज़ आ जाएगी कि 2 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर के। अच्छा 10 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर आएगी, 10 न्यूटन बराबर आएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर के, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी, सही है। अब स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर बनाओ यानी 10 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी आपके पास। चलो सबसे पहले 15 न्यूटन की फोर्स थी ना एक्स एक्सिस पर, ये बनाते हैं। 15 न्यूटन कितने के बराबर है, देखो 15 न्यूटन नज़र आ रहा है, स्केल ले लो अपने पास, थोड़ा सा ये स्केल ख़राब हो रहा है। 15 न्यूटन कितने के बराबर है, 7.5 सेंटीमीटर के। चलो तो यहाँ बना लो, एक्स एक्सिस के अलोंग बनानी है आपने, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग बनानी है। ये मैंने, एक मिनट थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, ये मैंने बना ली 15 न्यूटन जो कि बराबर कितने के है 7.5 सेंटीमीटर के। देखो मैंने यहाँ लिख दिया ना, इधर से समझ लो कि अगर 2 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर के तो 15 न्यूटन कितने के बराबर होगी। बेसिक है कि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करा लो और यहाँ पर आप चेक कर लो, यानी इसको डिवाइड करा दो 2 से, 15 को डिवाइड करा दो 2 से तो पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा तो ये हमारी F1 आ गई। अच्छा F2 कितने के बराबर है 10 न्यूटन के, यानी 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा 30 का एंगल भी बनना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ये लो 5 सेंटीमीटर। अच्छा अगेन आपके पास 10 न्यूटन है वाई एक्सिस में, 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। ये देखो वहाँ मैंने रफ बनाया था, यहाँ मैं क्लियर डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। अच्छा तो ये क्या आ जाएगा रिजल्टन। अब रिजल्टन के लिए कैलकुलेट कर लो, स्केल रखकर पता कर लो कि कितने न्यूटन आ रही है। तो ये आ रहा है आपके पास ऑलमोस्ट 14 सेंटीमीटर आ रहा है मेरे पास, अगर मैं गलत नहीं हूँ 14 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मेरे पास आ रहा है 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 14 सेंटीमीटर बताओ कितने के बराबर होगा,
14 सेंटीमीटर आपके पास बराबर होगा, देखो डबल हो जाती है, फोर्स डबल हो जाती है, तो 14 सेंटीमीटर बराबर होगा 28 न्यूटन के। तो फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो आ रही है वो आ रही है 28 न्यूटन। समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखा कैसे स्केल की मदद से मैंने निकाला? देखो उन्होंने ये कहा हुआ है कि 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। मैंने क्या किया, मैंने चेक किया 15 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अगर 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी फोर्स डबल है तो सेंटीमीटर हाफ है, तो इसको हाफ कर दो। 15 को मैंने हाफ किया तो 7.5 आ रहा है। इसी तरह 5 को हाफ किया और 10 को हाफ किया तो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने लाइन ड्रॉ की, कितने की, 7.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे स्केल रख के बताता हूँ, अगर जूम करके देखो तो 7.5 सेंटीमीटर। फिर मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, फिर रिजल्टेंट के लिए मैंने ये रख लिया, तो मुझे सेंटीमीटर पता चल गए 14 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि न्यूटन डबल होंगे, तो 14 सेंटीमीटर कितने के बराबर हुए, 18 न्यूटन के। ये इसका सोल्यूशन था। इस तरह के न्यूमेरिकल आपने पहले कभी नहीं करे, ये पहली बार था, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगा है हमारे पास, लेकिन आई होप अच्छा समझ में आया होगा। लिख लेना अपने पास इसको सही से। सही, मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर कर ये न्यूमेरिकल समझाया है, तो आई होप आप लोग आगे ज़िंदगी में इसे हमेशा याद रखोगे। पूरा एक एक डाउट। चलो, न्यूमेरिकल इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आई होप जितने हो सके उतने हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 आ गया। देखो, अ मैन इज पुशिंग अ व्हील बैरो। वो देखा है ना, वो जो मजदूर होते हैं, लेबर्स जो होते हैं, वो हाथ से एक गाड़ी को खींच रहे होते हैं जिसमें सीमेंट बजरी भरते हैं, उसे व्हील बैरो कहते हैं। डायग्राम भी बनी हुई है, देखो डायग्राम भी बनी हुई है। अच्छा, समझो ये आपके पास ज़मीन है, इसके ऊपर वो व्हील बैरो खींच रहे हैं, यानी हाथ से चलने वाली गाड़ी। इस तरह की होती है ना, देखी होगी आई होप आपने, आई होप मैंने सही बनाई हो, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये बंदा समझ लो यहाँ से एक गाड़ी को धक्का दे रहा है, ठीक है। ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, देखो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, कितनी फोर्स लगा रहा है, गिवन डेटा देख लो। टू फाइंड फोर्स कितनी लगा रहा है, 300 न्यूटन की। एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है क्योंकि देखो ज़मीन से गाड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, तो एंगल बन रहा होता है ज़मीन से गाड़ी के दरमियान, तो वो एंगल है 60 न्यूटन का, ठीक है। तो एंगल कितने का बना, 60 न्यूटन का। विद ग्राउंड फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता करने हैं। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो जब ये बंदा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना, तो एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, ये आपने बताना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट। देखो एंगल जब भी बनता है ना, तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट आगे की तरफ धक्का दे रहा होता है, एक कंपोनेंट दूसरी ऊपर या नीचे की तरफ धक्का दे रहा होता है। तो एफ एक्स पता करना है आपने और एफ वाई। अगर आपने मेरे ये लेक्चर लिए हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे, अगर लेक्चर नहीं लिए तो फिर ये क्लियर नहीं होगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, फिर वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, NENT लिखा है मैंने थोड़ा सा। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ, अब मैं इसको डेरिवेशन में आपकी करा चुका हूँ इस चीज़ की ना, तो एफ कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका एफ है। तो 300 कॉस 60। अच्छा, अब देखो कॉस 60 की वैल्यू याद रख लो, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 0.5, याद रख लो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो कॉस 60 की वैल्यू याद रखो 0.5। तो एफ एक्स आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो 300 में अगर 0.5 करेंगे तो 150 ही बचना है, तो 150 बचा। 150 न्यूटन की फोर्स लग रही है जो कि गाड़ी को आगे की तरफ धक्का दे रही है, ठीक है, 150 न्यूटन की फोर्स है। अच्छा, फॉर वर्टिकल कंपोनेंट,
वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या होता है, ये कॉस होता है ना तो वो साइन हो जाता है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ कितना है 300 और साइन 60, साइन 60 भी मेरे ख्याल से 0.5 ही होता है, ठीक है। नहीं नहीं, साइन 60 अलग होता है। अच्छा 300 हो गया। साइन 60 की वैल्यू भी याद रखना, मैं एक बार साइन 60 निकाल लेता हूँ, तो 0.866 होता है, ठीक है। तो 300 मल्टीप्लाई 0.866, तो 259.8 न्यूटन। ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। सही है, समझ में आया? ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो मुश्किल होता तो फिर मैं आपको बता देता। अच्छा चलो अब करते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल, जो कि है वर्क एग्जाम्पल नंबर 3। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, अ कार ड्राइवर टाइटन द नट। समझो ये एक नट है, ये एक नट है, ठीक है। गाड़ी में लगा हुआ है, आपकी कार ड्राइवर बोल रहे हैं। अब इस नट को अगर टाइट करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, पाना चाहिए होगा ना, पाना, नट, ये पाना चाहिए होगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया पाना, इसकी मदद से आपका नट टाइट हो जाएगा। अच्छा देखो, जब नट टाइट होता है तो क्या लगती है आपके पास, देखो टॉर्क पैदा होती है। देखो आप जब पाने को घुमाओगे, इस तरह पाने को घुमाओगे यानी फोर्स लगाओगे, है ना, और ये क्या आ गया, मूवमेंट ऑफ आर्म आ गया, जिसे हम आर कॉल करते हैं। तो क्या प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। सही है, बात समझ आई ना? टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो आप चेक कर सकते हो हाथ की मदद से। अच्छा, अब ये चीज यहां से लेकर जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो इधर तक का डिस्टेंस होता है मूवमेंट आर्म, सेंटीमीटर मीटर में दिया हुआ होता है, डिस्टेंस है। तो गिवन डेटा देख लेते हैं और 2 फाइन। तो कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब देखो इसे सेंटीमीटर में रखना नहीं होगा तो 100 से डिवाइड कराएंगे, तो 0.2 मीटर हो गया। सही है। स्पैनर, स्पैनर यानी वो जो इस पानी को स्पैनर कहा जाता है, पानी को स्पैनर कहा जाता है। बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स, अब यहाँ पर फोर्स लगानी पड़ेगी जब भी तो पाना घूमेगा ना, वरना तो नहीं घूमेगा पाना। अच्छा, फोर्स कितनी लगाई जा रही है, फोर्स लगाई जा रही है अगेन 300 न्यूटन की। सही है। आपसे कुछ नहीं कहा है टॉर्क बता दो, आपने क्या फाइंड करना है, टॉर्क बता दो। अब टॉर्क का फॉर्मूला कोई मुश्किल तो नहीं है ना, टॉर्क सॉल्यूशन। अब देखो याद रखना, पाना मतलब फोर्स, फोर्स यूं लग रही है, और मूवमेंट आर्म एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। याद रखना इस चीज को, ये वर्ड बहुत जरूरी है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी 90 का एंगल बना रहे हैं। पानी में हमेशा ऐसे ही होगा। देखो मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो जरा, पानी की मूवमेंट आर्म ये आ गई और फोर्स यूं लगा रहा हूं तो 90 के एंगल पर आ रहा है ना। सही है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं आर एफ, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा होता है ना, आर एफ साइन थीटा। अब थीटा 90 रखूंगा मैं यहां पर तो जस्ट आर एफ बच जाएगा, क्योंकि साइन 90 1 होता है। आर कितना है 0.20 और एफ कितना है 300। अब जस्ट कैलकुलेट कर लो कि क्या आंसर निकल कर आ रहा है। 0.20 मल्टीप्लाई बाय 300, 60 न्यूटन की फोर्स, 60 न्यूटन का टॉर्क आ रहा है, न्यूटन मीटर, ठीक है। जाउल नहीं लिखते, इसे याद रखना, ये जाउल का भी यही यूनिट बनता है न्यूटन मीटर, लेकिन इसे न्यूटन मीटर लिखते हैं। अच्छा, अब एक और करते हैं, सेम टाइप न्यूमेरिकल है लेकिन अब सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल नंबर 8, सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल नंबर 8 है आपके पास। अच्छा, वो अगेन क्वेश्चन वही कहा हुआ है उन्होंने कि व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, टू फाइंड लिखो, मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है टॉर्क पूछ रहे हैं। गिवन डेटा में आपको वही दिया हुआ होगा, इन्होंने फोर्स दी हुई होगी। देखो फोर्स कितनी दी हुई है, व्हेन फोर्स 500 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन
अप्लाइड, यानी मूवमेंट आर्म कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब अगेन इसे सेंटीमीटर तो रख नहीं सकते, 0.4 मीटर। सोल्यूशन की हेडिंग करते हैं। देखो आर एफ, आर कितना दिया हुआ है 0.4, एफ कितना दिया हुआ है 500, तो टॉर्क कितना आ गया 0.4 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आ गया आपके पास। सही, कोई मुश्किल नहीं था, इसलिए थोड़ा जल्दी में मैंने आपको करा दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल आ गया, तो अब ज़रा कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल करते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, समझना फिर करना, डायरेक्ट नहीं उतारने की कोशिश करना। वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 आ गया। कंसीडर अ मीटर रॉड। देखो मीटर रॉड का मतलब क्या होगा, उसकी लेंथ 1 मीटर है। जब भी बोले अ मीटर रॉड, आ मीटर का मतलब क्या है, आ मीटर का मतलब क्या है, याद रखना कि 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर लेंथ है, 100 सेंटीमीटर बनती है। कंसीडर अ मीटर रॉड, चलो मीटर रॉड बनाते हैं। ये मेरी मीटर रॉड आ गई। जो बोलते जाएं वो बनाते जाओगे ना, न्यूमेरिकल आपके लिए हलवा हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1 मीटर की। सही है, मैंने मेंशन भी कर दिया ताकि कोई समझने में मुश्किल ना हो। एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है, यानी दरमियान। मिड पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट कि उसके दूसरी तरफ और पहली तरफ दोनों तरफ डिस्टेंस सेम हो, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी 0.5 मीटर का होगा और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी 0.5 मीटर का होगा। इस बात को याद रखना। अच्छा, तो सेंटर क्या है उसका, ओ। ये सेंटर पॉइंट हमने ओ कॉल कर लिया। एज अ शो इन फिगर, फिगर बनी हुई है, बीच में लगा हुआ है एक पिवट कह लो, ठीक है, एक बीच में पॉइंट बना हुआ है जिसके ऊपर इस मीटर रॉड को हमने रोक दिया है। अक्सर इस तरह झूले बनाए जाते हैं ना ग्राउंड के अंदर, आपने देखे होंगे। अच्छा, द ब्लॉक ऑफ, अच्छा अब हमने क्या करना है, इस पर वजन रखना है। 20 न्यूटन का जो वजन है हमने क्या कर दिया, ए पॉइंट पे रख दिया। समझो ये ए पॉइंट है। अच्छा, अब मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि ना हमें समझने के लिए बनाया था, तो इसको अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अभी और चीज़ें भी ड्रॉ करनी है। समझो कि 20 न्यूटन की फोर्स मैंने इधर लगा दी। कितने न्यूटन की है, 20 न्यूटन की है। अच्छा, ओ से लेकर, और ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट को मैंने ए कॉल कर लिया, समझ गए। अच्छा, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है, जिसे हम ए ओ भी कह सकते हैं, ओ ए भी कह सकते हैं। ये है 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया हुआ, मीटर में कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, अब हमने एक ब्लॉक इधर भी लटका दिया है, एक ब्लॉक हमने यहां लटका दिया था, एक ब्लॉक हमने बी पॉइंट पे भी लटका दिया। ए पॉइंट पर जो ब्लॉक है उसका वेट हमें पता है, इसे हम W1 कह लेते हैं। अब W2 का वेट कितना है ये बताना है। जो बी पॉइंट पर मैंने ब्लॉक लटकाया, मुझे उसका वेट नहीं पता, मुझे उसी का वेट बताना है। अच्छा, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब इस न्यूमेरिकल को करते हैं। अच्छा, यहां पर यूज करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। देखो जरा, अब जरा कॉन्सेप्ट समझो क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट ही है असल। अगर मैंने ए पॉइंट पर फोर्स लगाई है, नीचे की तरफ वेट लटकाया हुआ है, तो ये जो रॉड है ये नीचे की तरफ जाएगी ना। अगर ये मैं चेक करूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा ना, है ना, ऐसा ही होगा ना। जरा बात समझो ना, समझो यार, ये मेरे उंगली पे रखा हुआ है मोबाइल, अगर मैं यूं फोर्स लगा रहा हूं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब मैंने इस तरफ फोर्स लगा दी, इस तरफ फोर्स लगा दी, इस तरफ फोर्स लगाई, तो इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज जाएगा, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यहां पर लग रही है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो यहां क्या लग रही है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके मुताबिक क्या होता है, मैं लिख रहा हूं, क्लॉकवाइज टॉर्क
TORQE, टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क के। यानी जितना टॉर्क क्लॉकवाइज पे लग रहा है उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज पे लगेगा, और आखिर में क्या होगा, आपकी चीज स्टेबल हो जाएगी, ना नीचे इस तरफ जाएगी ना उस तरफ जाएगी। नहीं समझ आ रहा, जरा इस तरह समझो। आप ग्राउंड में झूला झूलने गए, आपने सीसॉ देखा, सीसॉ देखा है ना, एक तरफ दूसरा इंसान बैठता है, फिर एक तरफ, फिर यूं ऊपर नीचे करके झूला झूलते हैं। इस तरह वाला झूले की बात कर रहा हूँ। इस तरह वाला झूला देखा है ना, एक तरफ यहाँ बंदा बैठ जाता है, एक तरफ, अगर दोनों तरफ सेम वेट के बंदे बैठ जाए तो झूला ऊपर नीचे नहीं जा पाता। यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि सेम वेट तो नहीं है, मगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि क्लॉकवाइज टॉर्क, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, दोनों बराबर हो गए, जिसकी वजह से झूला मूव ही नहीं कर पा रहा आपका। अच्छा, क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा कर रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा कर रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है हमारा क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज है ना, ऐसे घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज टॉर्क हमारा कौन पैदा कर रहा है? हम इसे कह लेते हैं टॉर्क 2, इसे कह लेते हैं टॉर्क 1। तो टॉर्क 2 हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है और टॉर्क 1 हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है। अच्छा, टॉर्क 2 यानी क्या होता है? F और R, है ना, R1 कह लेते हैं, ठीक है, F1 कह लेते हैं और इसे 2 कह लेते हैं, R2, सही है। अच्छा, अब देखो फोर्स और वेट बराबर चीज होती है ना, ये बात तो हम पढ़ चुके हैं, फोर्स और वेट एक ही चीज है। तो यहां पर वेट क्या है? W1, तो यहां मैंने क्या कर दिया, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, 2 2 1 1। अच्छा, यहां पर मैंने क्या कर दिया, W2। और अच्छा, अब R क्या है? डिस्टेंस, मूवमेंट आर्म। देखो सेंटर से लेकर वेट तक का डिस्टेंस भी आपके पास मूवमेंट आर्म ही बनेगा, क्योंकि वहीं पे तो टॉर्क आ रहा है ना, सही है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? OB, OB हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? W1 और OA, सही है। अब निकालना क्या? W2 निकालना है, W1 OA डिवाइडेड बाय OB, W2। अच्छा चेक कर लें, सही है ना? हाँ सही है। W1 कितना दिया हुआ था? 20 न्यूटन। देखो ना यहाँ गिवन है ना, ये W1 मैंने लिख दिया था ना 20 न्यूटन, W2 तो निकालना है। अच्छा, OA कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर, और OB कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने सेंटीमीटर में रख के कैलकुलेट कर दिया है, तो आंसर हमारा जो है वो गलत आ जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं मीटर में। अच्छा, OA मीटर में कितना आएगा? 0.30 मीटर, करके चेक कर लो। OB कितना आएगा? 0.20 मीटर। तो इसको यहां से हटा दो, सेंटीमीटर को मीटर लगाओ, वरना न्यूटन आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपका आंसर न्यूटन में आ जाएगा, तो कर लेते हैं 20 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 30 न्यूटन की फोर्स आ रही है। यानी ये जो दूसरा ब्लॉक आपने रखा है ये 30 न्यूटन का है। देखा, कंडीशन लगा के कैसा ज़बरदस्त न्यूमेरिकल निकाला हम लोगों ने, कैसा ज़बरदस्त न्यूमेरिकल पता किया। बस यही चीज़ मुझे आपको क्लियर करनी है। ऐसे ही मज़े मज़े के कॉन्सेप्ट आपको समझाने, मगर ऐसे मज़े मज़े के कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा, वरना फिर ऐसे जो है वो समझ नहीं आते। चलो समझ आ गए? देखो कितना ज़बरदस्त करा है ना। अब आगे करते हैं। याद रखना, मोबाइल में से मैं सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे भी पहले से आते हैं, तो आप लोगों को ये लेक्चर भी देखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जस्ट न्यूमेरिकल करके बैठ गए, तो न्यूमेरिकल कर लिया तो यानी आपने रट्टा लगा लिया। तो मैं न्यूमेरिकल में भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल भी फिर कोशिश नहीं करनी, कॉन्सेप्ट देखने की, कॉन्सेप्ट भी देखने हैं, ठीक है। चलो अब फर्दर न्यूमेरिकल करते हैं और फर्दर चीज़ों को डन करते हैं। अब इस तरह के एक दो न्यूमेरिकल और हैं हमारे पास आगे, एक दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है। ये अच्छे न्यूमेरिकल थे, मज़ेदार न्यूमेरिकल थे, तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल मैं खुद भी बड़े शौक से कराता हूँ, क्योंकि इसमें मज़ा आता है, इसमें लगता है कि कुछ पढ़ाया है, वरना बस वो फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है।
चलो आगे करते हैं। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल आ गया है। अब आप सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल करते हैं। सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल आ गया। सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है? 12 है। 12 है। कहने वाले कहते हैं आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक 5 न्यूटन की है, जस्ट सिंगल फोर्स लो, इसे एफ ले लो, फ्रॉम अ कपल। अच्छा देखो, कपल को भी ना मैं ऐसे टॉर्क से ही लिख देते हैं, सही, आपको ने पढ़ रखा होगा कपल का कॉन्सेप्ट, टॉर्क ही होता है वहाँ भी। अच्छा, मूवमेंट आर्म देखो, मूवमेंट आर्म का जिक्र आ गया तो आप पहचान गए होगे सारी चीज़ें। आर 0.5 मीटर, सोल्यूशन लगा लो, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। अभी भी 90 का एंगल है तो इसीलिए डायरेक्ट आर एफ ले रहा हूँ। तो जब भी एंगल नहीं दिया हुआ समझ लेना 90 का एंगल है, तो 5 और 0.5, तो ये कितना आएगा? आई होप ये आपके पास 2.55 मल्टीप्लाई 0.5, 2.5 न्यूटन। सही है, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस यही चीज़ मुझे आपको समझानी थी यहाँ पर। छोटा न्यूमेरिकल था, ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अच्छा, अब ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये भी कुछ उसी टाइप का है जो इससे पहले वाला हमने किया है। अब इसे भी थोड़ा ध्यान लगा के करते हैं। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 5, यूनिफॉर्म रॉड। देखो, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या है कि यार वो बिल्कुल एक जैसी है, कहीं भी उसमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है, चाहे आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ आपको एक जैसी मिलेगी। होता ना यार कोई चीज़, जैसे देखो ये पेन देखो, ये पेन यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक जैसा है, लेकिन यहाँ देखो अलग आ गया, ढक्कन इसका कैप अलग तरीके का है पीछे का, और आगे का देखो हिस्सा अलग है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब है पूरी एक जैसी है, बेसिकली एक जैसी बनी नहीं है लेकिन पूरी एक जैसी है। लेंथ कितनी है? देखो लेंथ दी हुई है इसकी, गिवन डेटा लिख लो और 2 फाइंड लिख लो। लेंथ कितनी दे दी इसकी? लेंथ दे दी 0.2 मीटर की। इस प्लेस ऑन अ वेज, वेज मतलब ये ऐसे इस पे रखी हुई है, जैसे वो रखी हुई थी ना, इसी तरह ये वेज कहते हैं इसे। अच्छा, अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा आप लोगों को, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मुझे आपको ना इसे पूरा प्रॉपर ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, वरना ये न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो, इसको ऐसे समझो, ये यूनिफॉर्म रॉड हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये वेज है, यानी इसे कह रहे हैं हम, ये जो बीच में रखा हुआ है। अच्छा, अब इसका ये वाला पॉइंट आपका ओ है, सेंटर नहीं है, याद रखना। अच्छा, ऊपर की तरफ जो लगता है वो नॉर्मल होता है, उसे हम यहाँ पर आर से कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ ये ए है आपका, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 0.5 मीटर का, ठीक है, उन्होंने कहा भी है फ्रॉम इट्स वन एंड। अच्छा, अब फोर्स कितनी है? फोर्स आपके पास गिवन करी गई है 150 न्यूटन की, इसको याद रखना। अच्छा, उसके बाद आगे इट्स अप्लाई एट वन ऑफ इट्स एंड नियर वेज। बेसिकली डायग्राम ना यहाँ गिवन है, इस डायग्राम को देखकर हम बना लेते हैं। ये पॉइंट इन्होंने इसे जी कह दिया। जी पर आपके पास वेट है जो कि आपको कैलकुलेट करना है। जी पे आपने एक वेट लगाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी 0.5 मीटर का है। ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। जी से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है, सही है। ये डेटा मिल गया आपको, ये आपको गिवन है डायग्राम। क्या कह रहे हैं? फाइंड द वेट ऑफ इट्स रॉड। यहाँ पर जो वेट लगा हुआ है ना वो पता करना है, टू फाइंड वेट पता करना है। एंड द रिएक्शन ऑफ द वेज, यानी रिएक्शन ये आर नॉर्मल। देखो मेरी बात समझो, अगर मैं इसको यूं दबा रहा हूं, वेट लगा रहा हूं, तो स्क्रीन भी मेरे हाथ पर एक फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर की तरफ, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल, उसी को रिएक्शन कहा जा रहा है यहाँ।
यानी ये रॉड उस वेज पे तो रखी हुई है, मगर वेज भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, उसी को नॉर्मल कहा जा रहा है, रिएक्शन कहा जा रहा है। आर बताना है। गिवन डेटा हमने ऊपर लिख लिया है, नीचे लिख लिया है। अच्छा, गिवन डेटा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहां हमें गिवन है। अच्छा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, यहां हम अप्लाई करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, मैं लिख रहा हूं यहां पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क, ऐसे लिख देते हैं, AC टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि जितनी भी टॉर्क है वो सबका सम 0 आ रहा है। ये भी समझो, ये असल तो इसी तरह समझाया जाता है। कैसे, इसको इधर ले आओ, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क सेम है। समझो आपके पास उस तरफ लिख लेते हैं, हाँ 10 न्यूटन है और इस तरफ भी 10 न्यूटन है, तो इधर आके 10 न्यूटन क्या होगा, माइनस हो जाएगा 10 न्यूटन से तो 0, यानी समीशन जो है वो टॉर्क का वो 0 आ रहा है ना। तो असल इस तरह से समझाया जाता है, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इस तरह लिखा जाता है कि जितनी भी समीशन है टॉर्क की वो 0 के बराबर होगी। यानी जितनी फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हो उतनी फोर्स ही आप इस तरफ लगा रहे हो, दोनों तरफ की फोर्स सेम हो गई है, इस वजह से आपकी चीज मूव नहीं कर पा रही है, स्टेबल हो गई है बीच में। ठीक है। अच्छा, अब यहां भी कुछ इसी तरह की कंडीशन हो रही है, यहां पर टॉर्क लग रहे होंगे, देखो एक टॉर्क लग रहा होगा, देखो टॉर्क समीशन होता है ना, समीशन लिखा हुआ है यहां पे, तो देखो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, समीशन को अगर खोलोगे तो क्या होता है, टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3। समीशन का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐड हो रही थी, उसको हमने ऐसे करके लिख दिया। टॉर्क 1 क्या है, ये टॉर्क 1 है जो कि आपके पास आ रहा है FOA, OA यानी मोमेंटम। टॉर्क 2 क्या है, R, ठीक है, टॉर्क 2 यहां पर आएगा। अब O पर तो कोई डिस्टेंस बन नहीं रहा है तो इसलिए 0 आएगा। देखो O पे कोई मोमेंटम बन रहा है, देखो R भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, मगर O पे कोई मोमेंटम बन रहा है नहीं, क्योंकि देखो ना यहां पर तो डिस्टेंस 0 है ना, सेंटर से O पर डिस्टेंस कितना है, O और सेंटर के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 0, क्योंकि O खुद ही सेंटर पर है। जब कोई चीज खुद ही सेंटर पर मौजूद है तो डिस्टेंस 0 निकालेगा ना। अच्छा, प्लस टॉर्क 3 W की वजह से बन रहा है, देखो यहां से लेकर यहां तक W आएगा, तो ये क्या हो गया, OG मल्टीप्लाई बाय OG इक्वल टू, ये 0 हो गया। F कितना था 150, AO कितना था 0.5 प्लस W आपने निकालना है, OG कितना था 0.5 इक्वल टू 0। अच्छा, एक ये माइनस में होगा, क्यों, वेट माइनस में क्यों होगा, क्योंकि एक टॉर्क इस तरफ है दूसरा टॉर्क इस तरफ है, एक एंटी क्लॉकवाइज है एक क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए दोनों को अलग अलग बताना है तो माइनस लगाना पड़ेगा ना। देखो एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है और एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो यानी नेगेटिव आना चाहिए ना एक में, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव आ गया। इसको उधर ले आओ, 150 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल टू W मल्टीप्लाई 0.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल, W इज इक्वल टू 150 आ गया न्यूटन। हाँ 150 आना था। अच्छा, हमने निकाल लिया क्या, हमने वेट तो निकाल लिया सेकंड कंडीशन की मदद से। फर्स्ट कंडीशन याद है इक्विलिब्रियम की, देखो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन क्या थी इक्विलिब्रियम की, कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं बॉडी पर उन सब का समीशन 0 होगा। जितनी भी फोर्सेस यहाँ वर्टिकली लग रही हैं तो इसलिए y लिखा जा रहा है, वर्टिकली यानी देखो ना ऐसे वर्टिकल लग रही है ना, यूं लग रही होती तो हॉरिजॉन्टल होती, यूं लग रही है तो वर्टिकल है। तो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं ऊपर की तरफ लग रही हैं या नीचे की तरफ लग रही हैं, इसीलिए। अच्छा एक चीज़ बताओ, फर्स्ट कंडीशन यही कहती है ना जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं बॉडी पर उन सब का समीशन 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है,
एक फोर्स ऊपर से लग रही है, एक फोर्स नीचे से लग रही है, एक फोर्स सीधी तरफ से, एक फोर्स उल्टी। तमाम फोर्सेस बराबर है। ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है। तो बॉक्स कहाँ मूव करेगा? कहीं भी नहीं, क्योंकि ये वाली इसको कैंसिल कर देगी, ये वाली इसको कैंसिल कर देगी, तो बॉक्स रेस्ट में रहेगा। यही चीज़ ये बताती है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हो बॉडी पर, उन सब का समीशन 0 होगा। तो यहाँ पर कितनी फोर्सेस थी? 3 थी ना। एक कौन सी थी? F प्लस, एक कौन सी थी? R प्लस, और एक कौन सी थी? W। 3 फोर्सेस थी। अच्छा, कुछ फोर्सेस नेगेटिव में है। ये फोर्सेस नेगेटिव में है, क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ लग रही है, ये भी नीचे की तरफ लग रही है, ये भी नेगेटिव होगी, और ये वाली ऊपर की तरफ लग रही है। रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होती है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गई। F प्लस W, उधर जाके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। तो कितनी हो गई? 150 प्लस 150, तो रिएक्शन फोर्स आ गई 300 न्यूटन की। आया समझ? कॉन्सेप्ट समझ आया? एक माइनस की भी बहुत वैल्यू होती है फिजिक्स के अंदर और मैथ के अंदर, तो ये आपने समझना होता है। न्यूमेरिकल डन हो गए हमारे, किसके? जो हमें उसमें दिए हुए। अब हम असेसमेंट की तरफ, एंड ऑफ द यूनिट की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे न्यूमेरिकल, लेकिन चलो अच्छी तरह आपको समझ में आए होंगे। मैंने एक एक डाउट आपको क्लियर कराया है। असल में सोल्यूशन तो बहुत मौजूद है, मसला ये है कि सोल्यूशन करने कैसे। अच्छा चलो चलो स्टूडेंट्स, पहले मैं एक बार न्यूमेरिकल खोल लूँ, फिर करते हैं आगे। चलो आ गए, सारे एक साथ ही दिए हैं इन्होंने भी। जस्ट 1 मिनट। वर्क एग्जाम्पल आ गई, 5 वर्क एग्जाम्पल हो गई। हाँ चलो यहाँ से शुरू करते हैं। मैं नंबरिंग पूरी करूँगा, न्यूमेरिकल चल भी रहा होगा आपके सामने, तो आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कौन सा न्यूमेरिकल करा रहा है। सेक्शन बी है, स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल है, क्वेश्चंस हैं। अच्छा, सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपको 1B में दिया हुआ है। न्यूमेरिकल का नंबर क्या है? 1B, और न्यूमेरिकल चल भी रहा होगा। अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस। देखो जब भी बोले ना लाइक पैरेलल, इसका मतलब क्या है? समझो एक बॉक्स है, लाइक पैरेलल का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। 2 फोर्सेस है, एक F1 है और एक F2 है, और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो दोनों आगे जाके क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी ना। देखो आप किसी डब्बे को धक्का मार रहे हो, डब्बा हिल ही नहीं रहा, तो आपका दोस्त भी आके धक्का मारेगा डब्बे को, दोनों की फोर्सेस मिल जाएंगी ना, आपस में ऐड हो जाएंगी, और फिर डब्बा आगे की तरफ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल वही है। लाइक जब भी कहें वो ये कंडीशन होगी, लाइक पैरेलल, इसको याद रखना, ये वर्ड याद रखना, इसी से समझ में आएगा। अच्छा, तो कितनी है? 15 न्यूटन, दोनों 15 न्यूटन लगा रहे हैं। ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दोनों बॉडी पे लग रही हैं। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देखो, रिजल्टेंट बताना है आपने। क्या बताना है? रिजल्टेंट बताना है। यानी रिजल्टेंट क्या? दोनों फोर्सेस मिलकर कितनी बनेगी? दोनों फोर्सेस मिलकर कितनी बनेगी? तो ये गिवन डेटा हो गया और ये 2 फाइंड हो गया। तो यार ये तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि FR इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F1 कितना? 15 प्लस 15, तो FR इज इक्वल टू 30 न्यूटन। दोनों मिल जाएंगी फोर्सेस। अच्छा, अब इसी का C देखो, 1 का C देखो, इसमें उल्टी बात करी है इन्होंने। उल्टी बात भी कभी कभार ये लोग कर देते हैं। कह रहे हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक कह रहे हैं। अनलाइक का मतलब समझो, एक ऐसे लग रही है, एक ऐसे लग रही है। अनलाइक, देखो लाइक का मतलब एक जैसे ख्यालात, एक जैसी डायरेक्शन। अनलाइक का मतलब अलग अलग ख्यालात, अलग अलग डायरेक्शन। तो F1, अब आप सोचोगे मैं हंस क्यों ना इस बात पे, बड़े हो जाओ फिर बताऊंगा क्यों हंस रहा हूँ। अच्छा, तो F इज इक्वल टू R, तो F1 अब अनलाइक है, यानी नेगेटिव साइन आएगा। और दोनों कितने की हैं? ये भी 10 न्यूटन की है, ये भी 10 न्यूटन की है, तो यार 0 आंसर आएगा ना।
10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, 0 न्यूटन। समझिए? चलो, वैसे 15 न्यूटन लिखा हुआ है, हाँ 10 न्यूटन लिखा हुआ, सही है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास न्यूमेरिकल है, 2 भी है आई थिंक। जो भी न्यूमेरिकल होगा वो चल रहा होगा। अगर नंबरिंग से कंफ्यूज हो रहे हो तो न्यूमेरिकल तो चल रहा है ना, उससे समझ लो। 3 फोर्सेज हैं। कितनी फोर्सेज हैं? 3 फोर्सेज हैं। गिवन डेटा देख लो और 2 फाइंड देख लो। 3 फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही हैं। एक है 12 न्यूटन की, एक है 8 न्यूटन की, और दूसरी भी है 8 न्यूटन की वाई एक्सिस के अलोंग। देखो, एक फोर्स ले लो आपके पास 12 न्यूटन है, दूसरी फोर्स ले लो आपके पास 8 न्यूटन है, लेकिन एंगल भी बना रही है जो कि कितना है 45 डिग्री का। और एक है आपके पास 8 न्यूटन की, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, एक्स अलोंग है, पूरा लिखता हूँ ताकि समझ में आए। एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से बना रही है, और ये वाई एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ लिए थे ना पहले न्यूमेरिकल में, दोबारा तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। आपने रिजल्टेंट फोर्स बतानी है। सोल्यूशन करते हैं। अच्छा देखो, देखो सबसे पहले एक बात समझो, 12 न्यूटन है, इसको इससे चेक करो, यानी एफ आर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से देख रहे हो एक्स एक्सिस में कितनी फोर्स आ रही है। तो एक फोर्सेस तो आपकी ये एक्स वाली आ गई, F1 प्लस F2, एंगल आ रहा है तो उसके साथ क्या आएगा कॉस थीटा, एंगल 45 है। ठीक है, तो ये कितनी है F1 12 प्लस 8 और कॉस 45, इनमें आपस में सॉल्व कर दो तो ये आपके पास आएगी, इन्हें आपस में अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 17.65 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब वाई एक्सिस के अलोंग देखो इन दोनों को, वाई एक्सिस के अलोंग अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो F3 प्लस F2 साइन थीटा, तो एफ आर वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 और साइन 45, तो ये सॉल्व होने के बाद आपको निकल कर आएगा 13.657 न्यूटन। अच्छा, अब रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला देखो, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखो, रिजल्टेंट सही लिखा है ना, रिजल्टेंट। अच्छा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा एफ आर इज इक्वल टू, देखो जब भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट को रखकर स्क्वायर ले लो और वाई कंपोनेंट को रखकर उसका स्क्वायर ले लो और होल पे स्क्वायर रूट ले लो। ये आप लोग पढ़ चुके हो, याद नहीं आ रहा होगा अभी बिल्कुल भी, लेकिन ये आप पढ़ चुके हो। 17.65 का स्क्वायर प्लस 13.6, दोनों में 65 है स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर देख लो क्या आ जाएगा, 17.65 का स्क्वायर प्लस 13.65 का स्क्वायर, 22.31 न्यूटन। अच्छा, इन्होंने ना एक और भी चीज मांगी थी, डायरेक्शन। डायरेक्शन जब भी बोले ना इसका मतलब है वो मांग रहे हैं थीटा। थीटा डायरेक्शन बताता है ना बेसिकली। तो देखो डायरेक्शन के लिए क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना कि थीटा इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट एफ आर वाई डिवाइडेड, सॉरी पूरा नहीं है फॉर्मूला, tan इनवर्स एफ आर वाई डिवाइडेड बाय एफ आर, एक मिनट, एफ आर एक्स। देखो एफ आर वाई भी है, एफ आर वाई एक्स भी है। अब ये कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ये पता नहीं कैसे निकालोगे, पेपर में दे तो दिया इन्होंने। इसको कहते हैं कि दिया कुछ है और आपको अलाउ किया नहीं है उन्होंने। शायद ये पेपर में नहीं आए, ये वाला हिस्सा नहीं आए डायरेक्शन वाला, क्योंकि ये निकाल ही नहीं सकता बच्चा के बगैर कैलकुलेटर के। या तो फिर याद करके जाना पड़ेगा, एक ही हल है।
तो 13.657 डिवाइडेड बाय 17.65, 37 डिग्री आ रहा है, 37.3 डिग्री ये आंसर आ रहा है। सही है बच्चों, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो कॉन्सेप्ट। इसको मैंने थोड़ा सा जल्दी करा दिया क्योंकि इसमें ना थोड़ी एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहा था कि मिसिंग है, तो उसको मैं देता तो काफ़ी टाइम जो है वो ले जाता हमारा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में करा दिया। अच्छा, अब आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब हम आगे मज़ीद फर्दर वाले न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बाद तो मुझे याद है कि सारे न्यूमेरिकल आसान ही थे। अच्छा, अब है हमारे पास, तो ये भी मुश्किल है मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी टाइप है। 3B, न्यूमेरिकल नंबर 3B। समझो क्या कह रहे हैं। गार्डनर, गार्डनर वो ये जो कि गार्डन की सफाई वगैरह करते हैं, गार्डन को मेंटेन रखते हैं। इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर। देखो, आपने देखा है कभी किसी गार्डनर को वो लॉन मूवर चलाते हुए, जिससे घास कट रही होती है, घास जो बड़ी बड़ी घासें हो जाती हैं वो कट जाती हैं और घास बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। देखा है ना वो कभी? लिखना लॉन मूवर, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो लॉन मूवर है, लॉन मूवर पे वो फोर्स लगा रहा है, क्योंकि वो लॉन मूवर खुद तो आगे जाएगी नहीं, आपको आगे लेके जाना होगा। तो गिवन डेटा देखो और टू फाइंड देखो। अब वो लॉन मूवर पर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स कितने की लगा रहा है? 80 न्यूटन की लगा रहा है। डेट और एंगल कितना बन रहा है देखो, इस तरह समझो। अब वो अगर किसी चीज़ को चला रहा है तो वो चीज़ एंगल बना रही होगी ना। एक इंसान इस चीज़ को चला रहा है तो ये चीज़ एंगल बना रही होगी ज़मीन से, जो कि एंगल कितना बन रहा है? 40 न्यूटन का, सॉरी 40 डिग्री का, विद अ ग्राउंड, ग्राउंड से। आपने क्या बताना है? वही अगेन काम, हॉरिजॉन्टल फोर्स बतानी है, और अभी थोड़ी देर पहले निकालना सिखाया था, वर्टिकल फोर्स बतानी है। देखो, अगर ये एंगल बना रहा है ना, दो फोर्स होगी, एक फोर्स नीचे की तरफ होगी, एक फोर्स आगे की तरफ होगी। आगे वाली फोर्स क्या कर रही होगी? उसे आगे मूव करा रही होगी। नीचे वाली फोर्स उसे नीचे धक्का दे रही होगी। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, यही है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला। तो एफ कितना दिया हुआ? 80 और कॉस 40, तो एफ एक्स आ गया आपके पास 80 कॉस 40, तो 61.284 न्यूटन। और वर्टिकल कंपोनेंट, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ तो 80 रहेगा, साइन 40, साइन 40 आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 51.423 न्यूटन। कुछ नहीं किया, जस्ट 80 को मल्टीप्लाई किया साइन 40 से। सही है। अच्छा, अच्छा ये तो हमने कर लिया। अब हमसे कहा जा रहा है कि न्यूमेरिकल नंबर 4B करें। 4A या 4B है? 4B है मेरे ख्याल से। हाँ, 4B करते हैं, आ जाओ। तो न्यूमेरिकल नंबर 4B करते हैं। समझ नजर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। जरा बात समझो, पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का कह रहे थे। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, लेकिन यहां दे दिया है। तो गिवन डेटा देखो और टू फाइंड देखो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया है?
देखो जो पहला दिया हुआ है ना वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ लिंक होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है फिर 4 न्यूटन लिखा हुआ है, तो यानी इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल 4 न्यूटन है। हॉरिजॉन्टल का मतलब एफ एक्स था, है ना, तो 4 न्यूटन दे दिया। वर्टिकल कितना दे दिया, 3 न्यूटन दे दिया। रिस्पेक्टली का मतलब ये समझ जाना कि पहली वाली चीज पहली वाले के लिए है और वर्टिकल बाद में दिया हुआ है, तो वर्टिकल वाले के लिए वर्टिकल वाला है, 3 है। सही है। रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है यानी एफ आर। अब मैं एफ आर आपको सिखा चुका हूं और डायरेक्शन निकालनी है। देखो सोल्यूशन करते हैं। जब भी कंपोनेंट दिए हुए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट और रिजल्टेंट मांगे तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ आर इज इक्वल टू होल रेडिकल एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। यही पढ़ाया था, ठीक है। स्क्वायर देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यार 4 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 16 प्लस 9, तो ये कितना हो गया 25। 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट आ रहा है 5 न्यूटन। जब भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दे दे और रिजल्टेंट मांगे तो ये फॉर्मूला लगाना। डायरेक्शन निकालने का काम है। डायरेक्शन निकालने के लिए ये लगा रहे हैं ना, एफ एक्स सॉरी वाई को ऊपर रखो और फिर एक्स को नीचे रखो। एक्स वाई कितना 3 और 4। चलो पता कर लो। तो 10 इनवर्स, अगेन इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा, बगैर कैलकुलेटर के नहीं होगा। तो 36.86 डिग्री, यानी जो एंगल बन रहा है वो 36.86 डिग्री बन रहा है और रिजल्टेंट फोर्स इतनी निकल कर आ रही है। भाई इसमें बहुत न्यूमेरिकल है। अच्छा अब 5 करते हैं, 5b करते हैं अगेन। न्यूमेरिकल कितना 5b। अब गिवन डेटा लिखो, टू फाइंड लिखो। कह रहे हैं स्पैनर, स्पैनर वही स्क्रू मतलब पाने को कहते हैं। देखो ये आपके पास नट आ गया, ये स्पैनर आ गया। ठीक है, ये स्पैनर है। ये क्या है, इस स्पैनर पाना। सही। अब इसको आपको समझ में आ गया, इस पे टॉर्क लग रहा होगा, वही पता लगाना है। अच्छा तो मूवमेंट आर्म कितना दे दिया, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 3 मीटर का, नहीं 0.3 मीटर। तो गिवन डेटा देख लो और टू फाइंड देख लो। तो कितना आ रहा है ये 0.3 मीटर। अच्छा फोर्स टॉर्क कितना लग रहा है, देखो अभी टॉर्क दिया हुआ है, यूनिट से पहचान लो 300 न्यूटन मीटर। ऑब्वियस समझ में आ गया कि फोर्स बतानी है, समझ में आ रहा है, सिंपल। और क्या मांगेंगे, टॉर्क आर, सॉरी फॉर्मूला गलत लिख दिया। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, सेट करा दो एफ के लिए। एंगल अगेन 90 है, याद रखना। तो टॉर्क कितना दिया हुआ है 300 और 0.3, तो ये एफ आ जाएगा इस तरह से। तो 300 डिवाइडेड बाय 0.3, 1000 न्यूटन की फोर्स लगी होगी जब जाके 300 का टॉर्क निकल कर आया। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा लेंथ ऑफ द स्पैनर भी बतानी है आपने। स्पैनर की लेंथ तो मिली हुई थी ना मैं, अच्छा इसके ना 2 पार्ट थे, एक तो हमने अप्लाइड फोर्स बतानी थी, ऊपर से लेंथ ऑफ स्पैनर भी बतानी है। अच्छा लेंथ ऑफ स्पैनर कब बतानी है आपने, जब आपके पास टॉर्क, देखो एक तो पार्ट ए ये था, अब टॉर्क आपने रखना है 500 न्यूटन मीटर का और उसके बाद आपने आर बतानी है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे ना, समझाता हूं। देखो 300 न्यूटन मीटर रखकर टॉर्क, आपने फोर्स तो बता दी, मगर अब 500 न्यूटन मीटर टॉर्क रखकर लेंथ ऑफ स्पैनर यानी आर बताओ। फॉर्मूला अगेन वही है, ये बी पार्ट है, यानी आर पूछ रहे हैं आप, तो फोर्स नीचे आ जाएगी। अच्छा फोर्स सेम है जो ऊपर लगी थी, 500 और 1000। तो यार ये तो हमारे पास 0.5 नहीं आ रहा है, आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर।
सही है। देखो बात समझो ज़रा, आपने ये दोनों चीज़ रख के फोर्स पता लगा ली, सही है। इस चीज़ को और इस चीज़ को यूज़ कर कर आपने आर पता लगाया है। अच्छा, अब हम करते हैं अपना 6 वाला न्यूमेरिकल। क्या किया अभी? 5 किया ना, 6 करते हैं। 6 प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। देख रहे हो कितना ज़्यादा न्यूमेरिकल है इसमें, न्यूमेरिकल की भरमार, न्यूमेरिकल की बारिशें। इसका नाम होना चाहिए न्यूमेरिकल की बारिशें। चलो, अब कौन से 6 है ना, 6B, बी नहीं है बल्कि, हाँ बी में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर में न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अच्छा, अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर। देखो इसको समझो, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसकी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इस तरह के 2 करा चुका हूं, तो आप खुद भी कंसेप्ट क्लियर करना। एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, यूनिफॉर्म से समझ रहे हो ना, मतलब एक जैसी है, हर तरफ से एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है, सेंटर से सपोर्ट हुआ हुआ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। अ यूनिफॉर्म मीटर कहा, यानी 1 मीटर की रॉड है। अ यूनिफॉर्म मीटर कह लो या आ मीटर कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 0.5, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 0.5। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अ यूनिफॉर्म मीटर का है तो इसका मतलब है 1 मीटर नहीं है, नहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने अलग से डिस्टेंस दे दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाई, यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाई, और वो कितने कितने डिस्टेंस पे लगाई? 3 मीटर के डिस्टेंस पे लगाई, ठीक है। तो इसे हमने FA कह लिया और इसे हमने RA कह लिया, सही है। यहाँ से लेकर ये O है, O से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना है? RA, जो कि 3 मीटर है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इधर हमने 12 न्यूटन की फोर्स लगाई, है ना, 12 न्यूटन की लगाई ना। इधर हमने कितने न्यूटन की फोर्स लगाई? 20 न्यूटन की, और इधर हमने 12 न्यूटन की फोर्स लगाई जो कि F2 है। अब ये बताओ कि ये RB की वैल्यू कितनी है, समझ गया? कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक क्या है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समीशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0। तो इधर ले आओ, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, ये टॉर्क 1 है, A और B, A और B। अच्छा, FA और RA प्लस FB और RB इक्वल टू 0। R बताना है ना, चलो R बताते हैं। अच्छा, अब देखो वहां लेकर आए हो ना तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव कैसे रह गया? अच्छा, इसको उधर ही रहने देते हैं, गलती कर दी इधर लेकर आकर, मैंने समझाने के लिए लाया था। अच्छा, आर भी पता लगाना है, आर भी पता लगाना है ना, तो FA RB इज इक्वल टू FA कितना था? 20 और 3 मीटर डिस्टेंस था, 3 और 12, फोर्स तो 12 न्यूटन की थी ना, 20 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, 5 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर का है, सही है। RB निकाल लिया। अच्छा, पार्ट 2 कह रहे हैं, अब पार्ट 2 में फोर्स निकालनी है, पार्ट 2 भी दिया हुआ है इसमें। उन्होंने पार्ट 2 में कहा है इफ़ 20 न्यूटन फोर्स इज मूव। अच्छा, 20 न्यूटन फोर्स को ना हमने, पहली कंडीशन समझ में आ गई ना, अब दूसरी कंडीशन समझो।
20 न्यूटन फोर्स को ना हमने 4 मीटर आगे मूव करा दिया है। पहले 20 न्यूटन की फोर्स कितने मीटर पे थी? 3 मीटर पे थी। अब 20 न्यूटन की फोर्स 4 मीटर पे चली गई है, तो अब इस F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी FB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बताओ। याद रखना FB सेम ही है, 5 मीटर ही है। अगेन वही काम, यही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला FA, क्योंकि फॉर्मूला हमने बना लिया ना, दोबारा लिखने का क्या जरूरत है। तो RB इज इक्वल टू FA RA और RB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FA? FA कितनी है? 20 और 4। ये FB है और ये 5। समझ में आया? देखो कुछ नहीं किया मैंने, बस 4 मीटर था, 3 मीटर था ना पहले, अब 4 मीटर कर लिए। तो इसको जब मैंने चेंज किया तो इधर भी फोर्स चेंज होगी ना, तो वही फोर्स आपने बतानी है। 20 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 16 न्यूटन। तो अगर आपने यहाँ पे डिस्टेंस को चेंज किया तो फोर्स यहाँ पे 16 न्यूटन लानी होगी। बिल्कुल ठीक है, मेरा 16 न्यूटन आ रहा है, यहाँ पे 4.6 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ 4 सेंटीमीटर पे लाए हो, एक चीज़ को ज़रा ठीक करो, ये 4 सेंटीमीटर बोला है उन्होंने, तो कोई मसला नहीं है, 4 सेंटीमीटर बोला है ना, तो क्या 4 सेंटीमीटर मीटर में कितने के बराबर होता है? 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक मिनट रुको, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जस्ट 1 मिनट, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझा देता हूँ। देखो मेरे भाइयों, ये सेंटीमीटर बोला था, मीटर नहीं बोला था, तो सेंटीमीटर को मीटर में लाना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो जब मैं 100 से डिवाइड कराऊंगा तो RA कितना हो जाएगा? RA हो जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 100, 0.04 मीटर, क्योंकि देखो ये मीटर में है तो इसे भी तो मीटर में रखो ना। अब कर लो, कोई मसला नहीं है, वो भी तरीका तो समझ में आ गया था ना आपको। तो आंसर आपके पास आएगा 0.16 न्यूटन। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया हो। चलो अब फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा, अब वही आसान वाले हैं, कपल वाले न्यूमेरिकल हैं, वो कपल वाले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल हैं बस। ये वैसे कपल वाले न्यूमेरिकल तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ। देखो 8B, अगेन B है। अब मैकेनिक यूज अ डबल आर्म स्पैनर। डबल आर्म स्पैनर यानी वो लंबा सा स्पैनर है आपके पास। अब स्पैनर यूज कर रहा है तो क्यों यूज कर रहा है? नट को टाइट करने के लिए, लिखा हुआ भी है टाइटन नट। अब फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा है, गिवन डेटा देख लो। फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा है? 8 न्यूटन की। देखो अगर 15 न्यूटन की, बल्कि अगर वो लंबा वाला पाना यूज कर रहा है तो उसे फोर्स कम लगानी पड़ेगी, 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अच्छा, और टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 16 न्यूटन मीटर का। लेंथ ऑफ द स्पैनर पूछ रहे हैं, आर। सोल्यूशन कर लेते हैं। अब देखो ये तो आपको पता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू FR। ये R जो है बेसिकली लेंथ भी बता रहा होता है। देखो अगर आपका नट है और इसे आप टाइट कर रहे हो किसी पाने से टाइट कर रहे हो आप, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? मूवमेंट आर्म ना। तो अगर हम देखें तो वो मूवमेंट आर्म लेंथ ऑफ स्पैनर के बराबर ही है। सही से अगर देखो आप तो R पता कर लो, टॉर्क अपॉन F कर लो, तो 60 डिवाइडेड बाय 15। तो 60 डिवाइडेड बाय 15, बहुत न्यूमेरिकल दिए हैं भाई इसके अंदर। तो ये 4 मीटर पे आ रहा है, 4 मीटर की लेंथ आ रही है।
अच्छा, अब सी भी न्यूमेरिकली दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल C8 देख लेते हैं। इसमें इन्होंने जो है वो फोर्स मांग ली है। इफ द प्रोड्यूस अ टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस कितना हो रहा है, गिवन डेटा देख लो, 2 फाइंड देख लो। फोर्स कितनी, टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 80 न्यूटन मीटर का। और स्पैनर है, उसकी लेंथ ऊपर वाली ही रखनी है, स्पैनर की लेंथ ऊपर वाली ही रखनी है। फोर्स कितनी होगी, देखो दूसरे पार्ट में क्या किया है, लेंथ यही रखनी है, बस टॉर्क चेंज हो गया है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। यार ये तो समझ में आ रहा है हमारे को, 20 आना चाहिए, 20 न्यूटन, ये इससे कैंसिल हुआ, 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल हैं नीचे फर्दर, जो कि आपके पास आप खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, मुश्किल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अब आप वो खुद करके चेक करें, बल्कि रुके 1 मिनट, रुके ज़रा। अब है आपके पास 9 इक्विलिब्रियम, बल्कि कर लेते हैं, चलो यार इतने सारे कराएं, ये एक न्यूमेरिकल कहाँ छुड़वा रहा हूँ मैं आपको। 9B करते हैं। देखो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज़ होगा, अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड, देखो मीटर रॉड का जिक्र किया इन्होंने यहाँ पर, बैलेंस एट अ मार्क, बल्कि इसमें थोड़ा सा ना टाइम लग जाएगा, बल्कि मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। अब इसका सोल्यूशन देख लो, देखो ये इसका सोल्यूशन है। देखो ये रहा आपके पास, अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज बैलेंस एट द 30 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ लोड ऑफ 0.80 न्यूटन, दिख रहा है ना, 0 मार्क। एट व्हाट पॉइंट ऑन द रूल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रूल, कैलकुलेट द वेट। तो ये आपने वही टॉर्क की कंडीशन लगानी है, उसकी मदद से इसका आंसर आपका आ जाएगा। ये लो देख लो, पूरा आंसर देख लो, सही है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर समझ लो। अब ये मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इसमें ना मज़ीद मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, अगर मैंने ये कराया तो काफ़ी, लेकिन बाकी मैंने सारे आपको न्यूमेरिकल करा दिए हैं। सिर्फ एक न्यूमेरिकल अभी मैंने पेंडिंग में छोड़ा, ये मैं कुछ टाइम बाद करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी, अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।